दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से एक और नए टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम हमारा होने वाला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर से अभी तक हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, और उन 3 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर होता है, सॉल्यूशन को कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट से किस किस तरह से हमारे सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं। और साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि किसी भी सॉल्यूशंस के लिए सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। जनरली ये जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जिस सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक अक्सर हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे कैसे सॉल्यूशंस के लिए रहेंगे, वो हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए रहेंगे। यानी कि हम जो ज़्यादा इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने सोल्यूबिलिटी की बात करी, उस सोल्यूबिलिटी की भी बात हमने किसके लिए करी थी, कैसे सॉल्यूशंस के लिए करी थी, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए करी थी। 2 डिफरेंट हमने सॉल्यूशन लिए थे, जिसमें हमारे पास में एक में लिक्विड में डिसोल्व थी हमारी गैस, और एक में हमने बात करी थी लिक्विड में हमने सॉलिड को डिसोल्व किया था। यहाँ पर हम जो वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं वो भी हम 2 सॉल्यूशंस के लिए, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए बात करने वाले हैं, जो कि हमारे दोनों सॉल्यूशन किस फेज के होंगे, लिक्विड फेज के होंगे। एक में हम बात करने वाले हैं जिसमें हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड रहने वाला है, और एक सॉल्यूशन के लिए हम बात करेंगे जिसमें हमारा सोलवेंट तो लिक्विड रहेगा लेकिन हमारा सोल्यूट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। यानी कि हम जो 2 वेपर प्रेशर की बात करेंगे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए करेंगे, जिसमें एक में हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा और एक में हमारा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होगा। डिफरेंट फेज की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली जितने भी लिक्विड कंपाउंड होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। या तो वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं या वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। अब ये वोलेटाइल नेचर और नॉन वोलेटाइल नेचर क्या होता है, तो वोलेटाइल नेचर का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी कंटिन्यूस वेपराइज होते रहें, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड। जबकि ऐसे कंपाउंड्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पर वेपराइज ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर हम कैसे कंपाउंड्स के लिए पढ़ने वाले हैं, वोलेटाइल नेचर के कंपाउंड्स के लिए। यानी ऐसे कंपाउंड जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पर क्या होते रहें, कंटिन्यूस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहे, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कंटिन्यूस क्या हो रहे हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उनके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने से, उनके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने से, सपोज हमारे पास में एक कंपाउंड था और वो कंपाउंड कैसा था, वोलेटाइल नेचर का था, यानी वो कंटिन्यूस किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। उससे कंटिन्यूस गैसियस पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, कन्वर्जन हो रहा था उसका गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फेज से गैसियस फॉर्म में। अब जब कोई सॉल्यूशन गैस में कन्वर्ट होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, तो वो गैस क्या होगी, वो गैस उस सॉल्यूशंस की जो सरफेस है, उस सरफेस से ऊपर की तरफ आ जाएगी। और जब उस गैस के पार्टिकल, यानी उस सॉल्यूशन की गैसियस फेज के पार्टिकल, उस गैसियस फेज के पार्टिकल एक प्रेशर अप्लाई करता है इन्वायरमेंटल के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में जो गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट है उनके द्वारा उस सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो सॉल्यूशंस पर जो प्रेशर अप्लाई है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और सॉल्यूशंस की जो वेपर फेज है उसके द्वारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई, एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है। तो जब कोई सॉल्यूशन वोलेटाइल नेचर का हो और कंटिन्यूस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, और उस वेपर फॉर्म
की वजह से या उस वेपर पार्टिकल्स की वजह से, उस सॉल्यूशन के वेपर पार्टिकल्स की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसी अप्लाइड प्रेशर को उस सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर का मतलब कि जब कोई सॉल्यूशन कैसे नेचर का हो, वोलेटाइल नेचर का हो, और उसके वोलेटाइल नेचर की वजह से उसका जो कंटिन्यूस लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्जन हो रहा है, उस कन्वर्जन की वजह से उसके जो गैसियस पार्टिकल है, कन्वर्टेड गैसियस पार्टिकल है, उन कन्वर्टेड गैसियस पार्टिकल से एटमॉस्फेयर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसी अप्लाइड प्रेशर को उस सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर वेपर प्रेशर का मतलब। अब हम जो वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम दो फेज़ में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फेज़ या फर्स्ट टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन होता है जिसके लिए हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है, प्लस हमारा जो सोल्यूट है वो भी क्या है, लिक्विड है। यानी हमने ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें हमारी दोनों फेज, सोल्यूट फेज और सॉल्वेंट फेज लिक्विड है। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम क्या बात करने वाले हैं, वेपर प्रेशर की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, अब जब आपने दो कंपोनेंट्स लिए, एक सॉल्वेंट लिया, एक सोल्यूट लिया, और सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसी फेज में प्रिपेयर होगा, वो सॉल्यूशन आपका लिक्विड फेज का प्रिपेयर हुआ। अब डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट कैसा लिया, आपने सोल्यूट कैसा लिया। हो सकता है आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का हो, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का हो सकता है आपका जो सॉल्वेंट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो और आपका सोल्यूट वोलेटाइल नेचर का हो, या दोनों वोलेटाइल नेचर के हो सकते हैं, दोनों नॉन वोलेटाइल नेचर के हो सकते हैं। अगर दोनों नॉन वोलेटाइल नेचर के हुए तब तो उस सॉल्यूशंस के द्वारा कोई वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। दोनों नॉन वोलेटाइल नेचर के होंगे तो कोई भी कंपाउंड्स या कोई भी कंपोनेंट्स उसका वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा और कोई प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेयर पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक या दोनों अगर वोलेटाइल नेचर के हुए तब तो उसके द्वारा या उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके द्वारा इस एटमॉस्फेयर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, और उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कहेंगे। ओके, चलो हम यहाँ पर अभी मान के चलते हैं कि हमने जो सॉल्वेंट लिया और हमने जो सोल्यूट लिया वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। दोनों कैसे नेचर के हैं, दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारे सॉल्यूशंस के जो सारे कंपोनेंट हैं, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट कैसे नेचर के हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं। यानी दोनों अब क्या होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और दोनों के कन्वर्जन से इस एटमॉस्फेयर के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा। अब जब कोई सॉल्यूशन वोलेटाइल नेचर का होता है तो उसके रिलेशन में एक लॉ दिया गया और उस लॉ का नाम है यहाँ पर राउल्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए राउल्स, उन्होंने एक वोलेटाइल नेचर्स के रिगार्डिंग या वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग एक लॉ दिया और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ हमें क्या बोलता है उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ क्या होता है उसकी बात करते हैं हम। तो राउल्स ने एक बात कही, किसी भी सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर्स के रिगार्डिंग के किसी भी सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर होगी वो किस तरह से अफेक्ट होगी। तो राउल्स ने कहा कि अगर आप कोई सॉल्यूशन ऐसा प्रिपेयर करते हो जिस सॉल्यूशंस के कंपोनेंट, जिस सॉल्यूशंस के दोनों कंपोनेंट्स कैसे नेचर के हों, वोलेटाइल नेचर के हो, या किसी सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो वोलेटाइल नेचर के हो, तो उस सॉल्यूशंस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, उन दोनों कंपोनेंट्स के द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर रहेगा, सपोज हमने एक सॉल्वेंट ए लिया, इस सॉल्वेंट ए के वोलेटाइल होने से इस एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे मैं यहाँ पर P1 बोल देता हूँ, और जो आपने जो सोल्यूट लिया है वो सोल्यूट पार्टिकल से जो एटमॉस्फेयर पर अप्लाइड प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पर P2 है। तो दोनों डिफरेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट से जो अप्लाइड प्रेशर है P1 और P2, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 यानी कि सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, सॉल्वेंट का अप्लाइड प्रेशर, P2 यानी कि सोल्यूट के द्वारा अप्लाइड प्रेशर। तो यहाँ पर राउल्स बोलते हैं
कि किसी भी सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा कि सोल्यूट ए के द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर होगा, सोल्यूट ए के द्वारा अप्लाइड प्रेशर क्या था हमारा P1, यानी कि सोल्यूट ए का पार्शियल प्रेशर, उस अप्लाइड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अलग अलग कंपोनेंट्स का जो प्रेशर होता है उसे हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। तो P1 का जो अप्लाइड प्रेशर होगा, P1 अप्लाइड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा x1, यानी कि x1 यहाँ पर क्या है उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशंस के अंदर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन या उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली P2 यानी कि हमारे सोल्यूट का जो अप्लाइड प्रेशर होगा P2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 here x2 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ विच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ये होता है राउल्स का लॉ। यहाँ पर हम जब भी हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो P1 विल बी इक्वल्स टू P1 नॉट x1, P1 नॉट इज इक्वल्स टू, या P1 नॉट क्या होता है यहाँ पर P1 नॉट उस कंपोनेंट्स की प्योर स्टेट में, उस कंपोनेंट्स का जो प्योर स्टेट था जब आपने उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया था तब उसका जो वोलेटाइल नेचर था और वो प्रेशर अप्लाई कर रहा था, प्योर स्टेट में जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो प्रेशर है यहाँ पर P1 नोट। जब प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो P1 नोट हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, और P1 नोट हमारा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो P1 यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में था और जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था वो प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर P2 क्या होगा, P2 इक्वल्स टू होगा P2 नॉट x2। P2 नॉट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सोल्यूट था और सोल्यूट जब प्योर स्टेट में था, जब हमने उसे नहीं मिलाया था प्योर स्टेट में, और जब वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा था जो उसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर था, यानी कि जब उसका वेपर प्रेशर था वो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर राउल्स का लॉ। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एक और नया लॉ आता है यहाँ पर जो हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशंस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, उसके कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है उनका जो सम होता है, उन पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो सम होगा उस सॉल्यूशंस के द्वारा अप्लाइड किए गए प्रेशर का, यानी कि जो P टोटल होगा, P टोटल जो टोटल अप्लाइड प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो अप्लाइड प्रेशर किसके सम के इक्वल होगा, जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट से जो अप्लाई हो रहा है उनके सम के इक्वल। और इसे हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ, इसे हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स का लॉ हमें क्या बोलता है कि जो P टोटल होगा किसी भी सॉल्यूशंस का, P टोटल होगा जो P टोटल यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। उन पार्शियल प्रेशर जितने भी कंपोनेंट्स है वो सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन यहाँ दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था। P1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड P2 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट। तो यहाँ पर आपका जो P टोटल हो जाएगा वो P टोटल क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, P2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, और ये कौन बोलता है, ये बोलता है हमारा डाल्टन्स लॉ बोलता है। ठीक है, अब इस डाल्टन्स लॉ में हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं। देखिए जब हम P1 और P2 की वैल्यू पुट करते हैं डाल्टन्स में तो क्या आपको मिलेगा, P टोटल इज इक्वल्स टू, P1 की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 क्या है हमारा, x1 हमारा यहाँ पर है मोल ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी लास्ट लेक्चर्स में
x1 प्लस x2 इक्वल्स टू होता है 1, यानी मोल किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर जो मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू होती है, टोटल कंपोनेंट्स होते हैं, x1 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट एंड x2 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, और जो टोटल कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन होता है उस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन किस तरह से हमारी होगी, p टोटल इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा p1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। इस तरह से हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसे और आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमें किस तरह से वैल्यू मिलेगी, देखिए P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट का इंटू हो जाएगा, प्लस इसको हम पहले लिख देते हैं प्लस की वैल्यू को, P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी, P1 नॉट प्लस P2 नॉट और यहाँ से माइनस P1 नॉट और x2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास में इस इक्वेशंस को हम अगर देखें तो यहाँ पर हमने जो मोल फ्रैक्शन लिया वो सिर्फ किसका लिया है, x2 का मोल फ्रैक्शन लिया है। x2 का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये जो डाल्टन्स के इक्वेशन से हमने सॉल्यूशंस लेकर निकाला, इसमें हमारे पास में सिर्फ हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लिया है, यानी कि हम सिर्फ एक कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन से ही उस सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर्स को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक कंपोनेंट। सिमिलरली हम x1 की भी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, x2 की जगह x1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और उस पूरे सॉल्यूशंस के लिए हम वेपर प्रेशर्स को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो होता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम सोल्यूट को डिसोल्व करेंगे। सोल्यूट हमारा जो डिसोल्व सोल्यूट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। इसे पहले हम रफ कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो तो हमारा है लिक्विड, और जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, सॉलिड। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और हमारा जो सोल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है। अब जनरली जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स कैसे नेचर के होते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी कि जो हमारा अब सॉल्यूशन होगा, प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशंस में अब जो हमारा वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जो वेपर प्रेशर आएगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा वो सिर्फ किसके लिए रहेगा, इस लिक्विड के लिए रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक कि हमारा जो लिक्विड था जब प्योर स्टेट में था, जब हमने उससे सॉल्यूशंस को प्रिपेयर नहीं किया था, उस समय जब हमने उससे कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया था, तब उसके द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर था एटमॉस्फेयर पर, जो अप्लाइड प्रेशर था वो अप्लाइड प्रेशर क्या था, वो अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा उसका समझो, इसका रीज़न क्या होगा, क्यों उसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर स्टेट में कंपेयर टू ऐसा सोल्यूट ऐड कर देना जो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। देखो तो जो अप्लाइड प्रेशर होता है वो अप्लाइड प्रेशर किसके द्वारा होता है, जो उस सॉल्यूशन की सरफेस पर या जो उस सॉल्वेंट की सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स के द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर था, उन पार्टिकल्स के द्वारा जो अप्लाइड प्रेशर था, टोटल जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे इस कंडीशन में जब हमने उसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया था, हमारा जो सॉल्वेंट था वो कैसा था, प्योर सॉल्वेंट हमने लिया था। प्योर सॉल्वेंट जब हमने लिया था तब हमारा जो सॉल्वेंट था इसके अंदर वो पूरी तरह से सिंगल पार्टिकल्स थे, एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स थे और वो सारे पार्टिकल्स हमारे सॉल्वेंट के थे और सॉल्वेंट का नेचर कैसा था, हमारा वोलेटाइल था।
कैसा था, वोलेटाइल नेचर था। ठीक है, तो इसके द्वारा इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल थे वो सारे पार्टिकल्स किसके थे, हमारे वोलेटाइल सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के थे। तो जितने भी पार्टिकल्स थे वे सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब हम इस प्योर सॉल्वेंट में ऐसा सोल्यूट ऐड कर देते हैं, हम ऐसा सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो कैसे नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। नॉन वोलेटाइल नेचर का जब हम सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो अब इस सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स उस नॉन वोलेटाइल, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के बीच में कुछ पार्टिकल किसके आ जाएंगे, वो पार्टिकल आ जाएंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल इसके बीच में आने की वजह से इसका नेचर तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये कोई वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इन पार्टिकल के बीच में आने से ये जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसके जो पार्टिकल्स था उसका परसेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट का जब नंबर्स डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज होगा सरफेस पर, तो अब जो अप्लाइड प्रेशर था, अब जो ये जो अप्लाइड प्रेशर था, ये अप्लाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब जो यहाँ पर सरफेस पर टोटल पार्टिकल्स थे वो टोटल पार्टिकल्स किस किस के थे, वो नॉन वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल दोनों के थे। लेकिन जब प्योर स्टेट में हमारा सॉल्वेंट था तब सारे किसके थे, तब सिर्फ और सिर्फ उस वोलेटाइल सॉल्वेंट के थे। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब भी हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, उस टाइम पर जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो प्योर स्टेट के या प्योर फेज के कंपेयर में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों रीज़न उसका समझा हमने कि अब ये जो सरफेस पर टोटल पार्टिकल्स थे उसमें प्योर के साथ में नॉन प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ या वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के आ जाने की वजह से। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किस तरह से अफेक्ट होगा यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पर समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर्स का क्या मतलब होता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि दो डिफरेंट सॉल्यूशंस या दो डिफरेंट फेजेस के सॉल्यूशंस को, जिसमें हम एक वोलेटाइल लेते हैं एक नॉन वोलेटाइल लेते हैं, तब वेपर प्रेशर किस तरह से अफेक्ट होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों हमारे कैसे नेचर के हों, दोनों हमारे वोलेटाइल नेचर के हों, तब हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किस तरह से अफेक्ट होता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।